अस्सलाम वालेकुम। फाइनल ईयर कैसे हो आप लोग? फाइनल ईयर आवाज आ रही है? फाइनल ईयर आवाज आ रही है? फाइनल ईयर लास्ट 3-4 लेक्चर्स में क्या डिस्कस किया है आप लोगों ने? लास्ट 3-4 लेक्चर्स में क्या डिस्कस किया है आप लोगों ने? कुछ भी नहीं? ओके। टॉपिक क्या डिस्कस किया था आप लोगों ने? ठीक है। सो लास्ट वीक ये 3-4 दिन, ये लास्ट वीक मेरी छुट्टी थी। आज भी है, मैं घर पे हूँ। मैं आज निकलूंगा, कल मैं पहुंच जाऊंगी इंशाल्लाह। तो कल हम अच्छा, आज जो लास्ट वीक जो हम लेक्चर ले रहे थे, लास्ट वीक लेक्चर में हम कोड मैनेजमेंट डिस्कस कर रहे थे। कोड मैनेजमेंट में हमने कुछ चीजें डिस्कस की थी। कोड क्या है, कोड हम यूज क्यों करते हैं, ठीक है, इसके अलावा का उसकी जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है, कौन कौन सी चीजें कोड मैनेजमेंट के दौरान अपने माइंड में रखनी है, वो चीजें। इसके अलावा जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। उसके अलावा जो है वो साइन सिम्टम, जो अगर फिजिकली किसी की अगर किसी पेशेंट की, किसी क्लाइंट की, किसी भी इंसान की फिजियोलॉजिकल डिटोरिएशन आती है, तो फिजियोलॉजिकल डिटोरिएशन के साथ जो है वो साइन सिम्टम्स कौन कौन से आएंगे, ठीक है। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन क्या है, ACLS क्या है, BCLS क्या है, कार्डियक अरेस्ट क्या है, रिस्पिरेटरी अरेस्ट क्या है, ठीक है। फिर कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में क्या फर्क है। इसके अलावा कार्डिनल साइंस कौन कौन सी है, ठीक है, कौन कौन सी 4 ऐसी अरिथमियाज है जो कि कार्डियक अरेस्ट जो है वो कॉज करती है, ठीक है। अरिथमियाज के बारे में हमने पढ़ा था, हमने डिस्कस किए थे। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, एसिस्ट्री एंड पल्सेस, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। इसमें से इन चारों में से दो कौन सी ऐसी अरिथमियाज है जो कि शॉकेबल रिदम्स है, या कौन सी ऐसे रिदम्स है जो कि नॉन शॉकेबल रिदम्स है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो जी बिल्कुल स्लाइड शो नहीं हो रही, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि स्लाइड इस पे सही तरह अपलोड नहीं हो रही, ठीक है। स्लाइड्स स्लाइड्स मैं आप लोगों से कैसे शेयर करूँ इसको। ये स्लाइड्स आप लोगों के पास है, कोड मैनेजमेंट वाली? कोड मैनेजमेंट वाले स्लाइड्स आप लोगों के पास है? अच्छा ठीक है, पास है तो फिर ओपन कर ले वहां से। अगर किसी के पास स्लाइड्स है तो वो ओपन कर ले वहां से।
नहीं है किसी के पास। अच्छा, कुछ बच्चों के पास है, कुछ लोगों के पास नहीं है। ठीक है, ठीक है। सेम वही चीजें जो ऑलरेडी हमने डिस्कस की है। ठीक है, मैं एक शॉर्ट ओवरव्यू देता हूँ, कुछ चीजें हम न्यू डिस्कस करेंगे। ठीक। इसके अलावा हमने रेस्पिरेटरी अरेस्ट के बारे में पढ़ा था। कार्डियो पल्मोनरी अरेस्ट के कौन कौन से जो है वो कॉजेज है, कॉजेज को हमने 6H और 6Ts में जो है वो क्लासिफाई किया था। इसके अलावा जो है वो जो मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट यहाँ पे ये था कि आपने कॉज को फाइंड आउट करके उसे ट्रीट करना है। ठीक है। अब कॉजेज को आपने किस किस तरह से ट्रीट करना है। टारगेटेड कॉजेज को हमने ट्रीट करना था। टारगेटेड कॉजेज क्या थे? हाइपोक्सिया है, ठीक है, तो आप ऑक्सीजन लगा लो। हाइपोवोलीमिया है तो आप जो है वो आईवी फ्लूइड दे दो। ठीक है। हाइपोथर्मिया है तो आप रिवॉर्म करो। हाइपोक्लीमिया है तो आप कैल्शियम ग्लूकोनेट दे दो। ठीक है। हाइपरकलीमिया है तो डायलिसिस करा दो। ठीक है। हाइड्रोजन आयन एक्सेस है तो आप जो है वो सप्लीमेंटल ऑक्सीजन थेरेपी दे दो। सोडियम बाइकार्बोनेट दे दो। ठीक है। टेंशन न्यूमोथोरेक्स है तो नीडल डिकम्प्रेशन कर लो। चेस्ट ट्यूब इंसर्ट कर लो। कार्डियक टेम्पोनेट है तो पेरिकार्डियो सिंथेसिस कर लो। टॉक्सिन्स है तो उसका कोई एंटीडोट दे दो। ठीक है। थ्रोम्बोसिस है तो एम्ब्रेक्टोमी कर लो। एंटीकोगुलेंट दे दो। थ्रोम्बोसिस अगर कोरोनरी है तो एंजियोप्लास्टी वगैरह आप कर सकते हो, स्टंट प्लेस कर सकते हो। ठीक है। तो सारी ये चीजें हमने उसी हिसाब से डिस्कस किए थे कि अगर आपके 6H और 6Ts में कोई भी कॉज आता है, कोई भी इश्यू आता है, तो आपने क्या करना है? उस इश्यू को टारगेट करके उसको उस इश्यू के हिसाब से जो है वो आपने ट्रीट करना है। ठीक है। उसके बाद हमने कुछ कोड मेंबर्स के बारे में पढ़ा था कि कोड के अंदर हमारे पास कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, किसने क्या काम करना है। ठीक है। तो बुक में एक टेबल है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोड टीम मेंबर। ठीक है। एक कोड डायरेक्टर होता है। कोड डायरेक्टर जो है या कोई फिजिशियन या नर्स प्रैक्टिशनर या ACLS प्रैक्टिशनर क्वालिफाइड पर्सनल होता है। ठीक है। जो कि डायग्नोसिस करके कोड को डायरेक्ट करता है। ठीक है। या ट्रीटमेंट को डायरेक्ट करता है। प्राइमरी नर्स है जो कि इंफॉर्मेशन देती है कोड डायरेक्टर को, और फिजिशियन जो अटेंडिंग फिजिशियन है उसके साथ इन कॉन्टेक्ट रहती है। उसके बाद एक सेकंड नर्स है। सेकंड नर्स ने क्या करना है? कोऑर्डिनेट करना है इमरजेंसी क्रैश कार्ड की यूज को। ठीक है। क्रैश को उसने देखना है। इसके अलावा मेडिकेशन प्रिपेयर करनी है, इक्विपमेंट्स देनी है, और पेशेंट को डिफिब्रिलेट करना है अगर जरूरत पड़ा तो। ठीक है। इसके अलावा जो एक मेडिकेशन नर्स है जिसने मेडिकेशन एडमिनिस्टर करनी है। चार्ज नर्स है जिसने CPR परफॉर्म करना है, कोऑर्डिनेट करना है। ठीक है। इसके अलावा एक नर्सिंग सुपरवाइजर, जो कि नर्सिंग सुपरवाइजर का मेन काम क्या है? क्राउड को कंट्रोल करना। ठीक है। और फैमिली को एक्सप्लेन करना, सारा प्रोसीजर, सारा सिचुएशन फैमिली को बताना। ठीक है। इसके अलावा एक इनेस्थेसियोलॉजिस्ट या नर्स एनेस्थेटिक्स होता है जो कि पेशेंट को इंट्यूबेट करता है, एयरवे को मैनेज करता है, ऑक्सीजनेशन वगैरह सारा कुछ देखता है। ठीक है। साथ ही रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट जो कि उसने असिस्ट करना है, और साथ में वेंटिलेटर की जितनी सेटिंग्स है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है। और एक बंदा रिकॉर्डर होता है। रिकॉर्डर ने क्या करना है? सारे इवेंट्स को रिकॉर्ड करना। ठीक है। उसके बाद क्रैश कार्ड के बारे में मैंने आप लोगों से भी पूछा था कि क्रैश कार्ड है क्या। ठीक है। क्रैश कार्ड के बारे में हमने डिस्कस भी किया था, आप लोगों ने मुझे बताया भी था कि क्रैश कार्ड क्या है। हमारे पास एक ऐसा कार्ड जिसके ऊपर हम सारे इमरजेंसी इक्विपमेंट के अंदर हम असेंबल्ड करते हैं, ऐसे तरीके से उसके ऊपर लेबल करते हैं ताकि अगर जरूरत पड़े तो जरूरत के वक्त पे हम उसे फौरन से पहले उस उन चीजों को जो है वो एक्सेस करें और उन चीजों को जो है वो हम निकाल लें। ठीक है। इसके अलावा क्रैश कार्ट में मेडिसिन के अलावा काफी सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि आपके पास ट्यूबिंग्स होनी चाहिए, आपके पास एयरवेज होनी चाहिए, आपके पास जो है वो आपके पास जो है वो मास्क वगैरह ही होनी चाहिए। ठीक है। डिफिब्रिलेटर्स वगैरह होनी चाहिए। ठीक है। ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। ओके। इसके अलावा डिफिब्रिलेटर या क्रैश कार्ड के ऊपर, क्रैश कार्ड के साथ आप लोगों के साथ एक डैशबोर्ड या एक कार्डबोर्ड होना चाहिए। कार्डबोर्ड किस लिए होना चाहिए? क्योंकि जब भी हम पेशेंट को CPR देते हैं, जब भी हम पेशेंट को कंप्रेशंस देते हैं, तो कंप्रेशंस देते वक्त मेन जो इशू आता है, कंप्रेशंस देते वक्त मेन जो इशू आता है,
अच्छा, कंप्रेशंस देते वक्त मेन चीज जो है वो क्या आप लोगों ने ख्याल रखना है कि कंप्रेशंस, देखो, जब भी पेशेंट, अगर पेशेंट सीरियस हो जाए, पेशेंट कहाँ पे है, पेशेंट बेड पे है, ठीक है, आपने पेशेंट को कंप्रेशन देनी है, आप ऊपर से कंप्रेशन देते हो, नीचे से जो है वो बेड जो है वो नीचे से उसे फर्म सरफेस नहीं मिल रहा, क्योंकि वो क्या है, वो फोम पड़ा है, ठीक है, वो एक बेडशीट है, सारी चीजें, उससे जो है वो पेशेंट। अब मेरे पास बच्चे कहाँ से आए? नहीं, मैं घर पे था, इसलिए मैंने वो बंद कर दिया फिर। मैं घर पे हूँ असल में, इस वजह से बच्चों को भगा दिया मैंने। ठीक है। सो फिर आ गई, नहीं नहीं, मैंने फिर भगा दिया, बांझी है मेरी। अच्छा, ठीक है। सो इमरजेंसी इक्विपमेंट्स या इमरजेंसी ट्रॉली के अंदर हमारे पास एक बैग बोर्ड या एक कार्ड बोर्ड होता है। कार्ड बोर्ड का मेन काम क्या है? कार्ड बोर्ड का मेन काम ये है कि जब भी आपने पेशेंट को सीपीआर देना है, कार्डियोपल्मोनरी रिsuscitate करना है, या आपने जो है वो कंप्रेशंस देने हैं, तो कंप्रेशंस देते वक्त आपने क्या करना है, आपने पेशेंट की बैग के नीचे जो है वो कार्ड बोर्ड रखना है, ताकि पेशेंट का बैग जो है वो फर्म सरफेस के ऊपर, और आपका सीपीआर या आपकी कंप्रेशन जो है वो सही तरह आप कंप्रेशन जो है वो आपकी प्रॉपर हो। क्योंकि विदाउट कार्डबोर्ड जब हम कंप्रेशन देते हैं, तो पेशेंट का जो बेड है या बेड के ऊपर जो फोम पड़ा है, उसकी वजह से पेशेंट जो है वो नीचे जाता है, ठीक है, एक फर्म सरफेस उसे नहीं मिल रहा, तो हमारा सीपीआर या हमारी जो कंप्रेशन है वो इतने अच्छे नहीं होते, ठीक है। तो कंप्रेशन को अच्छा बनाने के लिए आपने क्या करना है, या अच्छे कंप्रेशन देने के लिए आपने क्या करना है, आपने नीचे कार्डबोर्ड रखना है, ठीक है। तो क्रैश कार्ड के साथ कार्डबोर्ड होना चाहिए, क्रैश कार्ड के साथ सप्लीमेंटल ऑक्सीजन होना चाहिए, क्रैश कार्ड के साथ आपकी आपका डिफिब्रिलेटर या आपका जो ईसीजी मशीन वगैरह, ठीक है, ये सारी चीजें उसके साथ होनी चाहिए, या एक जो एमआरबी बैग है, मैनुअल रिससिटेशन बैग है, वो मस्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तरह भी कोई क्वेश्चन दे सकता है आप लोगों को कि एक नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कोड ब्लू के अंदर, या कोड के अंदर, या कोड मैनेजमेंट के अंदर। तो कोड मैनेजमेंट के अंदर अगर ओवरऑल ऐसा क्वेश्चन आया कि नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसमें फिर आपने ये नहीं देखना कि ये प्राइमरी नर्स है, ये सेकेंडरी नर्स है, ये नर्सिंग सुपरवाइजर है, ये कोई टर्शरी नर्स है, फिर इसमें आपने ये नहीं देखना, ठीक है। अगर ओवरऑल क्वेश्चन आया कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नर्स इन कोड मैनेजमेंट या कोड ब्लू, तो आपने फिर ये एक चीज को माइंड में रखना है, आपने सिर्फ नर्स माइंड में रखना है, आपने ये नहीं देखना कि प्राइमरी है सेकेंडरी है, फिर जितनी भी है ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी नर्सिंग सुपरवाइजर, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखना है सबसे पहले कि भाई नर्स ने क्या करना है, सीन के ऊपर रहना है, ठीक है, सीन पे रहना है, उस एरिया में रहना है, ठीक है, उस पेशेंट के पास रहना है, और असिस्ट करना है पेशेंट को, इसके अलावा उसे इनिशिएट करना है सीपीआर। हेल्प तो बाद में वो मतलब हेल्प के लिए वो बाद में शाउट करेगा, या हेल्प के लिए वो बाद में कॉल करेगा, उसने हेल्प के लिए कॉल भी करना है, उसने इनिशिएट भी करना है सीपीआर, उसने परफॉर्म भी करना है सीपीआर, उसने सप्लाईज भी प्रोवाइड करनी है, उसने इक्विपमेंट्स भी देनी है, उसने जो है वाइटल साइंस भी चेक करनी है, उसने कैनोला जो है वो भी इंसर्ट करना है, उसने मेडिकेशन प्रिपेयर भी करनी है, उसने मेडिकेशन एडमिनिस्टर भी करनी है, और उसने चीजें डॉक्यूमेंट भी करनी है, ठीक है, उसने चीजें डॉक्यूमेंट भी करनी है। तो ये सारी चीजें इसमें अगर ओवरऑल क्वेश्चन आता है, तो उसमें प्राइमरी नर्स, सेकेंडरी नर्स, टर्शरी, चाहे वो उसके अलावा चार्ज नर्स, उसके अलावा जो वो नर्सिंग सुपरवाइजर, मेडिकेशन नर्स, सारे जितनी भी है,
सबका आपने ओवरऑल यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके अलावा उसके बाद हमने डिस्कस किया था बेसिक कार्डियक लाइफ सपोर्ट, उसमें 2010 के रिगार्डिंग, अगर 2010 के हिसाब से देखा जाए तो एएचए ने कुछ गाइडलाइंस दिए थे, ठीक है। उन्होंने गाइडलाइंस में कुछ चेंजेस किए थे। उन्होंने कहा था कि जो लुक लिसन फील है ये खत्म कर दो, लेकिन बच्चों में अभी भी, हम अडल्ट की बात करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर ले रिसीवर है, ठीक है, कोई आम बंदा है तो उसने क्या करना है, उसने हैंड्स ऑन नहीं करने, सिर्फ और सिर्फ कंप्रेशंस देनी है, उसको रेस्क्यू ब्रेथ देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो सीक्वेंस था ए बी सी का, एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, वो चेंज करके उन्होंने सी ए बी कर लिया, सर्कुलेशन एयरवे एंड ब्रीदिंग, ठीक है, उन्होंने चेंज कर लिया। उन्होंने पहले क्या किया कि भाई आप सबसे पहले आप क्या करो, सॉरी सर्कुलेशन नहीं, कंप्रेशन, सॉरी कंप्रेशन, ठीक है। एबीसी एयरवे ब्रीदिंग एंड कंप्रेशन था, ठीक है। सी ए बी जो है वो कंप्रेशन एयरवे एंड सर्कुलेशन, सॉरी, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई सबसे पहले आप कंप्रेशन दे दो, उसके बाद आप एयरवे एस्टेब्लिश करके उसके बाद ब्रीदिंग कर दे दो, ठीक है। सबसे पहले कंप्रेशन दे दो, उसके बाद एयरवे देखो, एयरवे एस्टेब्लिश कर लो। एयरवे एस्टेब्लिश करने का मकसद ये है कि अगर एयरवे ब्लॉक्ड है, एयरवे के अंदर कोई चीज है, तो आप वो निकाल लो, ठीक है। अगर फिर भी पेशेंट अपना एयरवे मैनेज नहीं कर सकता, आप ओरल एयरवे डाल दो, आप नेजल एयरवे डाल दो, आप कोई ट्यूब डाल दो, ठीक है। लेकिन एयरवे आप क्या करो, मेंटेन करो। जब एयरवे मेंटेन हो जाए उसके बाद आपने ब्रीदिंग देनी है, ठीक है, उसके बाद आपने ब्रेथ्स देनी। और जो मेन पॉइंट यहाँ पे था वो ये था कि आपने एम्फेसिस करना है, आपने आगे बढ़ना है। किस चीज के बेस पे आपने आगे बढ़ना है? पल्स के बेस पे। आपने पल्स चेक करना है, पल्स चेक करके आपने आगे बढ़ना है। अब पल्स चेक करने का क्या है, कैरोटिड पल्स। कैरोटिड पल्स हम चेक करते हैं अडल्ट्स में, लेकिन नॉट मोर देन 10 सेकेंड्स। ये चीज हमेशा याद रखना है, नॉट मोर देन 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड से ज्यादा आप पल्स चेक नहीं कर सकते, ठीक है। उन्होंने एक चेन ऑफ सर्वाइवल दिया था, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। चेन ऑफ सर्वाइवल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, या जो की चेंजेस है, इस तरह के कुछ क्वेश्चन, ठीक है। आप कौन कौन सी चीजें अपने माइंड में रखी, कंसिडरेशन वगैरह, ये सारी चीजें आ सकती। सो ये चेन ने कुछ गाइडलाइंस दिए थे चेन ऑफ सर्वाइवल के लिए, कि सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने रिकॉग्नाइज करना है कि कार्डियक अरेस्ट है, और इमरजेंसी रिस्पॉन्स जो है वो एक्टिवेट करना है। उसके बाद कंप्रेशन स्टार्ट करनी है खुद, डिफिब्रिलेट करना है पेशेंट को, एडवांस लाइफ सपोर्ट के लिए उसे हॉस्पिटल लेके जाना है, और अगर वो ठीक हो गया तो उसके बाद आपने क्या करना है, पोस्ट कार्डियक अरेस्ट केयर देना, ठीक है, पोस्ट कार्डियक अरेस्ट केयर देना। इसके अलावा पुश हार्ड एंड पुश फास्ट, मैंने आप लोगों को बताया था कि आपने क्या करना है, आपने पुश करना है, हार्डली पुश करना है, फास्ट पुश करना है, ठीक है। और इतना टाइम देना है कि कंप्लीट चेस्ट रिकॉइल उसमें कंप्लीट हो जाए, एक चेस्ट रिकॉइल जो है उसमें कंप्लीट हो जाए। इसके अलावा आपने मिनिमाइज रखने अपने इंटरप्शंस। अगर पेशेंट इंट्यूबेटेड नहीं है, अनइंट्यूबेटेड पेशेंट है, तो 30:2 होना चाहिए। 30 कंप्रेशन के साथ 2 ब्रेथ्स होनी चाहिए। लेकिन अगर पेशेंट इंट्यूबेट है तो फिर आपने हाइपर वेंटिलेट नहीं करना, आपने हर 6 से 8 सेकंड बाद जो है वो एम्बो बैग जो है वो स्क्वीज करना है। 6 से 8 सेकंड बाद जो है वो आपने एम्बो बैग जो है वो स्क्वीज करना है। शॉकेबल रिदम्स कौन कौन से हैं? शॉकेबल रिदम्स कौन कौन से हैं? रिकॉइल रिपीट करो, ओके। रिकॉइल का मतलब क्या है? रिकॉइल का मतलब है चेस्ट अप एंड डाउन, अप एंड डाउन रिकॉइल है। आपने एक दफा प्रेस किया, एक कंप्रेशन के बाद आपने इतना टाइम देना है कि चेस्ट दोबारा से जो है वो ऊपर आ जाए, कंप्लीटली ऊपर आ जाए, ताकि पेशेंट जो है वो क्या करे, एक्सपायरेट कर ले, ताकि पेशेंट जो है वो क्या करे, वो एक्सपायरेट कर ले, ठीक है, ताकि पेशेंट एक्सपायरेट कर ले। आपने इतना टाइम देना है। रिकॉइल का पता चल गया? ओके, कोई और क्वेश्चन? किसी भी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछो। ओके, शॉकेबल रिदम्स कौन कौन से हैं?
सायरा क्वेश्चन क्या है आपका? सायरा क्वेश्चन क्या है आपका? बिल्कुल ठीक है, वीटीएनवी ठीक है। वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन दोनों जो है वो क्या है, वो शॉकेबल रिदम है। ठीक है, सायरा का क्वेश्चन है नर्सेज इंट्यूबेट कर सकती है या सिर्फ स्पेशलिस्ट रहती है? यहाँ पे तो नर्सेज भी इंट्यूबेट करती है, वो कोई इशू नहीं है। ठीक है, काम जो मेन है वो क्या है, वो एनेस्थीसिया वालों का है, वो डॉक्टर का भी नहीं है, ये डॉक्टर भी नहीं करता। ठीक है, कोई आम डॉक्टर नहीं करता, ये एनेस्थीसिया वाले करते हैं। लेकिन अगर एनेस्थीसिया वाली नहीं है, ठीक है, या एनेस्थीसिया वाले से नहीं हो रहा, ठीक है, जब भी हम क्रिटिकल एरिया में काम करते हैं, तो क्रिटिकल एरिया में काम करते हो तो हम क्या करते हैं, हम क्रिटिकल एरिया में एज अ टीम काम करते हैं। ठीक है, तो टीम में फिर सारे आते हैं। टीम में फिर ये नहीं है कि ये बंदा जो है ये डॉक्टर है, ये नर्स है, ये जो है वो पैरामेडिक है, ये जो है वो रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट है, ये नहीं होता। एज अ टीम आपने काम करना है, ठीक है, तो फिर कोई भी इंटीग्रेट कर सकता है। ठीक है, लेकिन जो स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसी एक बंदी की होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जाहिर बात है ना, एक बंदी की होगी, लेकिन अगर एक बंदे से नहीं हो रहा तो दूसरे ने करना ही है ना फिर। ठीक है, दूसरे ने फिर करना है। ओके, कोई और क्वेश्चन? ओके, आप लोगों को मैंने एक एल्गोरिदम आप लोगों के साथ एक एल्गोरिदम मैंने शेयर भी किया था, हमने डिस्कस भी किया था एल्गोरिदम, कि अगर कार्डियक अरेस्ट हो गया या एडल्ट कार्डियक अरेस्ट हो गया तो आपने क्या करना है, शाउट फॉर हेल्प, एक्टिवेट इमरजेंसी रिस्पांस। आपने सबसे पहले इमरजेंसी रिस्पांस एक्टिवेट किया, सीपीआर स्टार्ट किया, ऑक्सीजन अटैच कर लिया और डिफिब्रिलेटर या मॉनिटर अटैच कर लिया। डिफिब्रिलेटर या मॉनिटर अटैच करने का फायदा क्या है? फायदा ये है कि अगर आपको आप मॉनिटर अटैच करके आपको ये तो पता चल जाएगा कि रिदम्स उसकी कौन सी आ रही है। अगर शॉकेबल रिदम्स है तो डिफिब्रिलेटर अटैच करके आपने शॉक देना है उसको। पीटीवीएफ है तो आप शॉक देते हो, ठीक है, सीपीआर कंटिन्यू रखते हो, साथ साथ अपनी सीपीआर की क्वालिटी देखते हो, साथ साथ जो है वो सीपीआर तब तक आपने कंटिन्यू रखना है जब तक पेशेंट जो है वो ठीक नहीं होता। अगर पेशेंट ठीक हो जाए, रिटर्न हो जाए, स्पॉन्टेनियस आ जाए, तो फिर आपने पोस्ट कार्डियक केयर देना है। सीपीआर के दौरान कौन कौन सी चीजों का, किन किन चीजों का ख्याल रखना है? तो ड्रग थेरेपी, ठीक है, तो ड्रग थेरेपी में आपने इंट्राओशियस या इंट्रा वीनस कोई एक्सेस देना है। एक्सेस के बाद जो है वो हम एपिनेफ्रीन या इमिड्रोन वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, सर आप मैंने स्टार्ट में बताया था, वीडियो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि वो लेक्चर यहाँ पे अपलोड नहीं है आप लोगों के पास, सबके पास पीपीटी मौजूद है। ठीक है, चीजें ऑलरेडी हमने डिस्कस की है। मैंने सबसे पहले आप लोगों से ये पूछा, आपकी क्लास से शायद आप लेट ऑनलाइन हुई, मैंने सबसे पहले ये पूछा कि आप लोगों ने लास्ट वीक में क्या डिस्कस किया। तो अगर आप लोगों ने कोई टॉपिक डिस्कस किया है लास्ट वीक में तो वो भी मेरे साथ शेयर कर लो कि क्या डिस्कस किया है आप लोगों ने। ठीक है, ओके ओके ओके, आप लोगों ने कुछ डिस्कस नहीं किया होगा क्योंकि ठीक है जी, तुमने लेक्चर्स दिए होंगे। ठीक है, ओके ओके, दो लेक्चर्स और दो लेक्चर, ठीक है, उन्होंने अपने लेक्चर्स दिए, इसलिए फिर एक वीक का गैप आया। तो एक वीक की गैप की वजह से जो है वो फिर मैंने क्या किया कि जो चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे लास्ट वीक या इस वीक से पहले, लास्ट लेक्चर जो हमारा था उसमें हम कोड मैनेजमेंट पढ़ रहे थे। कोड मैनेजमेंट में ऑलमोस्ट हमने मोर देन अबव 80 स्लाइड्स हमने पढ़ी है। ठीक है, अबव 80 स्लाइड्स हमने पढ़ी है। तो वो जो 80 स्लाइड्स हमने पढ़ी है उनका एक शॉर्ट ओवरव्यू हम ले रहे थे आज, ताकि आप लोगों का एक टेम्पो बन जाए कल तक। आज हम ओवरव्यू ले लें तो कल हम जो है वो आगे फिर पढ़ लेंगे। ठीक है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। आप लोगों ने जो एमसीक्यूज के, बस ये है कि टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं हुआ, बस ये मैं आया था, असल में मैं घर हूँ तो इस वजह से। और आज भी मैं घर से लेक्चर ले रहा हूँ, इंशाल्लाह कल मैं आऊँगा तो प्रॉपर इंशाल्लाह कल हम फिर आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आज जो चीज़ें यहाँ तक इसलिए डिस्कस कर रहे थे क्योंकि एक टेम्पो बन जाए आप लोगों का, क्योंकि एक वीक का गैप आया बीच में, एक वीक का नहीं बल्कि काफी कुछ 9-10 दिन का गैप आया बीच में। गैप की वजह से जो है वो ऑलमोस्ट इंसान जो है वो भूल जाता है।
एक वो कंटिन्यूटी नहीं रहती ना, तो उस कंटिन्यूटी को बरकरार रखने के लिए मैंने सोचा मैं हम पहले जो है इस चीज को थोड़ा सा देख ले, या इस चीज को थोड़ा सा जो है वो डिस्कस कर लें, ठीक है। सो एल्गोरिदम हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि आपने आईवी या इंट्राओशियस एक एक्सेस लेना है, फिनेफ्रिन और इमिड्रोन वगैरह हम लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एयरवे जो है वो हम लगा सकते हैं, रिवर्सिबल जो हमारे पास कॉजेज होती है उसे हम ट्रीट करते हैं, ठीक है। उस एल्गोरिदम में या उस एक स्लाइड में सारी चीजें मौजूद थी, उस एक स्लाइड के अंदर सारी चीजें मौजूद है कि आपकी सीपीआर की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, आपका स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन क्या है, या आप रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन क्या है, शॉक की एनर्जी कितनी होनी चाहिए, ड्रग थेरेपी हमने कौन कौन सी देनी है, और उन ड्रग्स का डोज कितना होना चाहिए, ठीक है। एडवांस एयरवे कौन कौन से है, किस तरह आपने देखनी है, और रिवर्सिबल कॉजेज कौन कौन से है। स्लाइड याद है किसी को? स्लाइड याद है किसी को? एक एल्गोरिदम मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि इसमें सीपीआर की क्वालिटी में ये था कि पुश हार्ड एंड पुश फास्ट, मिनिमम जो है वो आपने 2 इंचेस तक जाना है, मैक्सिमम आप जा सकते हो, ठीक है। कंप्लीट चेस्ट रिकॉइल के लिए अपना टाइम देना, इंटरप्शंस को मिनिमाइज करना है, ठीक है। एक्सेसिव वेंटिलेट नहीं करना, पेशेंट जो है वो अगर 2 मिनट बाद आपको चाहिए कि आप जो है वो कंप्रेसर जो है वो रोटेट कर लो, अगर आप कंप्रेशंस दे रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास पेशेंट सीरियस हो गया और मेरे साथ कोई चलो हमजा और शाहरुख है, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, मैंने अगर 2 मिनट मैंने सीपीआर किया, 2 मिनट मैंने कंप्रेशंस दिए, तो 2 मिनट बाद मैंने क्या करना है, रोटेट करना है, स्विच करना है। 2 मिनट बाद मुझे चाहिए कि मैं हमजा को कह दूं, या मैं शाहरुख को कह दूं, या मैं सुलेमान को कह दूं कि भाई स्विच, ठीक है। और वो आके वो जो है वो कंप्रेशन दे दे। तो सीपीआर की क्वालिटी के बारे में था उसमें, ठीक है, जो हार्डली हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा जो है वो स्पॉन्टेनियस रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन, रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन में क्या था कि पल्स और ब्लड प्रेशर जो आपका नॉर्मल है वो होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो है वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, वो जो एन टाइडल कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, उसका एक वैल्यू था, ठीक है। उसकी वैल्यू के बारे में बताया था मैंने कि ये रिटर्न कितना होना चाहिए, इक्वल आर मोर देन 40 होना चाहिए। स्पॉन्टेनियस आर्टीरियल प्रेशर, ठीक है। इसके अलावा जो है वो शॉक एनर्जी के बारे में बताया था, शॉक एनर्जी क्या है, बाइफेजिक या मोनोफेजिक के बारे में, ठीक है। अगर बाइफेजिक आप डिफिब्रिलेटर यूज कर रहे हो, अगर बाइफेजिक आप यूज कर रहे हो, तो बाइफेजिक में आपने क्या करना है, बाइफेजिक में आपने क्या करना है, बाइफेजिक में डबल साइड पे जो है वो करंट जाता है, तो बाइफेजिक में आपने 120 से लेके 200 तक के बीच में हम एनर्जी जॉल जो है वो सेट करते हैं। लेकिन अगर आप मोनोफेजिक यूज कर रहे हो तो 360 तक जो है वो आप जाते हो, 360 तक आप जाते हो। बिल्कुल ऐसा ही था कि अगर पेट CO2 जो है वो 10 से कम आ गया तो अटेम्प्ट टू इम्प्रूव सीपीआर, ठीक है, आप अपना सीपीआर इम्प्रूव कर लो। सीपीआर जो है वो ठीक नहीं है। इफिनेफ्रिन और वेसोप्रेसिन वगैरह का डोज भी बताया था, ठीक है, कि वेसो इफिनेफ्रिन जो है वो 1 mg एवरी 3 to 5 मिनट दे सकते हो, ठीक है। और वेसोप्रेसिन जितनी भी है वो 40 यूनिट जो है वो आप पहले देते हो, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो सेकेंड जो है वो आप इफिनेफ्रिन वगैरह के साथ जो है वो आप देते हो, ठीक है। एडवांस एयरवे में मैंने एक एयरवे के बारे में बताया था कि अगर इन केस पेशेंट जो है वो इंट्यूबेट नहीं हो रहा, तो आपने क्या करना है। अगर इन केस पेशेंट आपसे इंट्यूबेट नहीं हो रहा, आप जो है वो अटेम्प्ट कर रहे हो लेकिन पेशेंट इंट्यूबेट नहीं हो रहा, क्या करना है। पेशेंट इंट्यूबेट नहीं हो रहा, आपने क्या करना है। आप अटेम्प्ट कर रहे हो, पेशेंट इंट्यूबेट नहीं हो रहा, आपने क्या करना है। एनीवन? आप अटेम्प्ट कर रहे हो ईटीटी पास करने की, ईटीटी पास ही नहीं हो रही,
मल्टीपल अटेम्प्ट्स आपने किए, ठीक है, एटीटी पास नहीं हुई, आपने पेशेंट का एयरवे मेंटेन करना है। आपके पास ऐसा क्या है जिससे आप एयरवे मेंटेन कर सकते हो? एडवांस एयरवे यूज करना। एडवांस एयरवे वही है, वो भी एडवांस एयरवे है, ठीक है। एडवांस एयरवे तो वो भी है ना, क्या नाम है, जो ट्रेक्योस्टोमी। ट्रेक्योस्टोमी एक बहुत आगे का प्रोसीजर है। ट्रेक्योस्टोमी की तरफ हम नहीं जाते। ट्रेक्योस्टोमी से पहले आपने क्या करना है? ट्रेक्योस्टोमी बहुत आगे का प्रोसीजर है। ईटीटी आप पास कर रहे हो, ईटीटी पास नहीं हुई। ऑक्सीजन इंक्रीज करना, एक, नहीं, सोचो कुछ और। एनीवन एल्स? ट्रेक्योस्टोमी, एडवांस एयरवे, एडवांस एयरवे का नाम है। एडवांस एयरवे तो ये सारी है। एडवांस एयरवे ये सारी है। वेरी गुड। एलएमए हम यूज करते हैं, ठीक है, वेरी गुड। एलएमए हम यूज करते हैं। एलएमए को हम क्या करते हैं, ये अगर आपसे पेशेंट इंट्यूबेट नहीं हुआ तो हम क्या करते हैं, सुप्राग्लूटिक एडवांस एयरवे लगाते हैं, ठीक है। वही एडवांस एयरवे सुप्राग्लूटिक नाम है उसका ना, या उसको हम एलएमए बोलते हैं, ठीक है। लरेंजियल मास्क एयरवे। लरेंजियल मास्क एयरवे क्या है कि वो एक सिम एयरवे आता है, उसकी एंड पे जो है वो एक मास्क लगा होता है। वो मास्क जाके जो है वो आपके एपिग्लोटस या वो मास्क जाके आपके ओरोफेरिंक्स के अंदर जो है वो फिट हो जाता है, बिल्कुल एलएमए, लरेंजियल मास्क एयरवे। लरेंजियल मास्क एयरवे, एलएमए का मतलब है लरेंजियल मास्क एयरवे, ठीक है। लरेंजियल मास्क एयरवे हम पास करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, एपिग्लोटस के ऊपर जो है वो फिट हो जाता है, या पेरिंग्स के अंदर जो है वो जाके फिट हो जाता है। उसमें आपको पेशेंट को सिडेट करने की जरूरत वगैरह नहीं पड़ती, ठीक है। हाँ, फिर भी हम पेशेंट को इसलिए सिडेट करते हैं क्योंकि पेशेंट अक्सर जो है वो क्या करते हैं, उसे जो है वो निकालने की कोशिश करते हैं, और वो बहुत इजीली निकल जाता है, बहुत ही इजीली निकल जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ हम केफनोग्राफी करते हैं, ठीक है। केफनोग्राफी में आपको पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कितना है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो हम साथ साथ चेक करते हैं, और 8 to 10 ब्रेथ्स पर मिनट जो है वो हमने देनी है, ओके। रिवर्सिबल कॉजेज कौन कौन से हैं? रिवर्सिबल कॉजेज कौन कौन से सीपीआर के अंदर, जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं? रिवर्सिबल कॉजेज कौन कौन से हैं? कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? जो 6 T's और 6 H है ना, ये क्या है, ये हमारे रिवर्सिबल कॉजेज है जिनको हमने सीपीआर के अंदर रिवर्स करना है। ट्रीट, हमने क्या करना है, कॉज को फाइंड आउट करके उसे ट्रीट करना है। तो ये हमारा क्या है, ये कॉज है, ये क्या है, ये कॉज है, ठीक है। जो 6 H और 6 T's है, ये क्या है, ये कॉजेज है, ठीक है, जो कि रिवर्सिबल कॉजेज है जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। ओके, 5 कंप्लीट साइकिल्स देके 30 कंप्रेशंस के 5 कंप्लीट साइकिल्स के बाद हमने 2 वेंटिलेशन देने हैं, ठीक है, और उसके बाद पेशेंट को रीअसेस करना है, ठीक है। तब तक आपने सीपीआर जो है वो कंटिन्यू रखना है जब तक आपके पास एसीएलएस टीम या एसीएलएस प्रोवाइडर्स या जो एक रेस्क्यू टीम वगैरह पहुंचता नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास टीम पहुंच गया फिर कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, फिर आप उन्हें हैंड ओवर कर दो। और इस चीज का ख्याल रखना है कि अगर पेशेंट इंट्यूबेट हो गया तो इंट्यूबेशन के बाद जो है वो आपने 8 to 10 ब्रेथ्स पर मिनट देनी है, ठीक है। कंप्रेशन रोकनी नहीं है पहले। अगर पेशेंट अनइंट्यूबेटेड है तो आपने 30 कंप्रेशन देके कंप्रेशन रोक के आपने 2 रेस्क्यू ब्रेथ्स देनी है। लेकिन अगर पेशेंट इंट्यूबेट हो, ठीक है, इंट्यूबेट हो गया, तो फिर आपने रुकना नहीं है,
ठीक है, आपने कॉम्प्रेशंस जो है वो कंटिन्यू रखने हैं, और कॉम्प्रेशंस के साथ साथ आपने 8 टू 10 ब्रेथ जो है वो पर मिनट देने हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन, किसी भी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो यहाँ तक तो पूछो। यहाँ तक हमने चीजें डिस्कस किए थे, इसके अलावा जो है वो हमने सीपीआर सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस भी देखे थे, ठीक है। सीपीआर का तरीका भी देखा था कि किस तरह हमने सीपीआर देना है। अब एक चीज, सीपीआर हम ये तो बार बार कहते हैं ना कि सीपीआर हमने स्टार्ट कब करना है, स्टार्ट कब करना है, देना कैसे है, ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना। ये चीज भी इम्पोर्टेंट है ना, कि हमें ये भी पता चल जाए कि सीपीआर हमने स्टॉप कब करना है, कंप्रेशन हमने स्टॉप कब करने हैं, व्हेन टू स्टॉप सीपीआर, हमने सीपीआर स्टॉप कब करना है। तो हमने सीपीआर कब स्टॉप करना है, अगर पेशेंट जो है वो नॉर्मल ब्रीदिंग कर शुरू कर जाए, ठीक है, अगर पेशेंट नॉर्मल ब्रीदिंग स्टार्ट कर ले और उसका पल्स जो है वो दोबारा आ जाए, तो क्या है, हमने सीपीआर स्टॉप करना है। अगर पेशेंट को हमने ट्रांसफर कर लिया किसी ऐसे बंदे के पास जो बंदा ट्रेंड हो, ठीक है, बीसीएलएस से सीएलएस में, तो हमने सीपीआर स्टॉप करने, हमने स्टॉप करने उसे जो है हम ट्रांसफर कर देंगे। और अगर आप आउट ऑफ स्ट्रेंथ हो, अगर आप थक जाते हो, तो आपने सीपीआर कंटिन्यू नहीं रखना, फिर आपने स्टॉप करना है। क्यों? क्योंकि आपकी सीपीआर की वो क्वालिटी नहीं रहेगी। या अगर आपके फिजिशियन ने आपको कह दिया कि भाई अब आप सीपीआर रोक लो, डायरेक्ट कर लिया उन्होंने, तो आपने सीपीआर रोक लो। और अगर सीन जो है वो अनसेफ हो गया, तो सीपीआर जो है वो आपने स्टॉप करना है। इसको याद करने का आसान तरीका क्या है? इसको याद करने का आसान तरीका ये है कि हम एक सिनोनिम या एक एक्रोनिम बनाते हैं। एक्रोनिम क्या है? STOPS, स्टॉप्स। एस से स्टार्ट ब्रीदिंग, टी से ट्रांसफर टू अनदर पर्सन, ओ से आउट ऑफ स्ट्रेंथ, पी से फिजिशियन गिव डायरेक्शन, एंड एस से सीन बिकम अनसेफ। ठीक है, इसको याद करने के लिए आसान एक एक्रोनिम हमने बनाया। एक्रोनिम क्या है? एक्रोनिम ये STOPS। एस से स्टार्ट ब्रीदिंग, टी से ट्रांसफर टू अनदर पर्सन, ओ से आउट ऑफ स्ट्रेंथ, पी से फिजिशियन गिव डायरेक्शन, एस से सीन बिकम अनसेफ। तो स्टार्ट ब्रीदिंग क्या है? पेशेंट ने नॉर्मल ब्रीदिंग शुरू किया, ठीक है, पल्स आ गया तो छोड़ दो। नेक्स्ट क्या है? कोई अच्छा बंदा आया, कोई स्किल बंदा आया, आपने ट्रांसफर कर दिया पेशेंट, आप छोड़ दो। ठीक है। पीपल्स जो हम चेक करते हैं वो तो हम खैर देखते हैं ना कि पेशेंट जो है वो रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं। पीपल डायलेट हो जाए तो हम कहते हैं भाई पेशेंट जो है उसकी डेथ हो गई। लेकिन ठीक है, वो तो एक है कि बस पेशेंट डेड हो गया तो पेशेंट डेड हो गया तो आपने स्टॉप करवाया, ठीक है। तो ब्रीदिंग, या तो पेशेंट ने ब्रीदिंग शुरू की, या पेशेंट जो है वो मर गया, या पेशेंट जो है वो आपने ट्रांसफर कर दिया, या जो है वो आप थक गए हो, या आप आपके वो जो मरने वाली बात है ना, वो यहाँ पे आती है कि फिजिशियन गिव डायरेक्शन टू डिसकंटिन्यू सीपीआर। फिजिशियन ने पीपल्स चेक किए, जो भी किया, उसने सारी रीडिंग्स देखी, ठीक है, उसने पेशेंट सारा देख लिया और उसने आपको कहा कि भाई आप सीपीआर रोक लो। तो वो क्या है? वो फिजिशियन गिव डायरेक्शन टू डिसकंटिन्यू सीपीआर है। और सीन अगर जो है वो अनसेफ हो गया, तो आप जो है वो सीपीआर रोक लोगे, ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। चलो मैं तब तक आप लोगों की तब तक मैं आप लोगों की अटेंडेंस मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन ड्रॉप कर लो, मैं आप लोगों की अटेंडेंस मार्क करने लगा।